राम राम भाई, नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। वर्ब चैप्टर चल रहा था हमारा। वर्ब चैप्टर को आगे बढ़ाना है अब। देखिए, एक भाग हमारा पूरी तरह समाप्त हो चुका है और उस भाग का नाम है मॉडल्स। मॉडल्स को हमने स्ट्रक्चर वाइज, यूज वाइज पूरी बारीकी से पढ़ लिया है। मॉडल हमारा अब समाप्त हो गया है। अब जैसा कि हमने वर्ब के क्लासिफिकेशन में किया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये दो भागों में हमने बांटी थी। एक का नाम था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरे भाग का नाम था मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये तो हमने पढ़ लिया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हमें पढ़ना है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हमें क्या पढ़ना है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये भी अपने आप में बहुत डीप नॉलेज वाली चीजें हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा, इंग्लिश में अपने आप को परफेक्शन तक ले जाने के लिए आपको बहुत हार्ड चीजों को बहुत बार नहीं पढ़ना है। जो बहुत आसान चीजें हैं उन्हें बहुत अंदर तक जाके पढ़ना है। जैसे मॉडल्स। मॉडल्स में यदि आप सिर्फ ये सोचेंगे कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड कब आएगा, तो इतना मॉडल नहीं है। इसके अलावा भी मॉडल को हमने 4 घंटे पढ़ा, इसके अलावा भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें चीजों को बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से तो वर्ब का सारा जोर आपको यहीं पर लगा देना है, प्राइमरी में, मॉडल्स में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी भारी भरकम बातें यहीं पर होनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन सी वर्ब आती हैं? यदि मैं बात करूं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में 3 वर्ब्स आती हैं। कितनी आती हैं? 3। एक आती है डू, एक आती है बी और एक आती है हैव। अब जैसे मॉडल्स था, मॉडल्स में कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, सेमी मॉडल, ये सब आ गए। सबके रूल सेम थे। मॉडल्स में जो हमने पढ़ा वो 13 तो मॉडल्स के बारे में पढ़ा और 6 सेमी मॉडल्स के बारे में पढ़ा। और इन सब के जो नियम हैं वो सेम थे कि भाई ये हेल्पिंग का काम करते हैं, हेल्पिंग का काम करते हैं, इनके बाद V1 आएगा। इन सब के नियम क्या थे? सेम थे। लेकिन प्राइमरी वर्ब में ऐसा नहीं है। प्राइमरी 3 है, एक डू है, एक बी है और एक हैव है। तीनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तीनों के अलग अलग नियम हैं, तीनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। डू के अपने नियम हैं, डू के अपने कॉन्सेप्ट हैं, बी के अपने कॉन्सेप्ट हैं, हैव के अपने कॉन्सेप्ट हैं। तो इनको अब अलग अलग पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी वर्ब्स को। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे डू के बारे में। आज के सेशन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डू के बारे में। तो हम अपनी जो पहली प्राइमरी वर्ब है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली प्राइमरी वर्ब के
बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं डू। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डू के फॉर्म्स के बारे में, डू के फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। डू के जो फॉर्म है वो एक नॉर्मल वर्ब की तरह होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे जो पहला फॉर्म होता है वो डू है। किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना हो तो आपको V1 में ing लगानी होती है। ये बिल्कुल सिंपल कहानी है। यदि आपको किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है तो आपको V1 में ing लगानी है, तो डू से बन जाएगा डूइंग। ठीक है, इसी तरह बी से बन जाएगा बीइंग। ठीक है, इसी तरह हैव से बन जाएगा हैविंग। ये आगे के लिए भी बता रहा हूं। ठीक है, दुनिया की किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्रिएट करना हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाना होता है, दैट्स इट। और इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस। जो V4 होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, उसका नाम कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब यदि आपको किसी वाक्य में V1 प्लस ing दिखाई आए तो उसे यदि आपको किसी वाक्य में V1 प्लस ing नजर आए तो ही उसे कॉन्टिन्यूअस बोलें। कई बार हम एक गलती कर देते हैं कि इज एम आर को देखते ही कॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं। नहीं, जो कॉन्टिन्यूअस नाम है वो V1 प्लस ing का है। इज एम आर के बाद यदि ing भी लिखा हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, और यदि ing नहीं लिखा हुआ तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये बात परमानेंट दिमाग में रखना आपने। ठीक है, इसी तरह वोज वर्ग के बाद यदि V1 प्लस ing लिखा हुआ है तो वो वाक्य कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, नहीं तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ing होता है, ing है तो कॉन्टिन्यूअस होने के चांस हैं, ing नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस होने का कोई भी चांस दूर दूर तक नहीं है। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। तो हम तो डू का लिख रहे थे, तो डू का पहला फॉर्म तो डू हो गया, चौथा डूइंग हो गया। जो पांचवा फॉर्म होता है बच्चों, वो जो भी V1 है उसमें S या ES लगता है। यानी कि जो डू है, अब डू में ES लगता है तो डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। और इसके साथ ही याद रखना कि पांचवा फॉर्म वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जो पहला फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म होता है। यानी कि जब हमें बात करनी पड़ेगी कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये नाउन का उल्टा है। ठीक है, नॉर्मली जब किसी नाउन में एस या ईएस लगाते हैं हम तो वो बहुवचन बनता है, लेकिन वर्ब में इसका उल्टा है। यदि वर्ब के पहले फॉर्म में आप एस या ईएस लगाएंगे तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लिखनी होती है तो एस या ईएस वाली वर्ब लिखनी होती है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लिखनी होती है तो ये वाला V1 लिखना होता है। इन छोटी छोटी बातों को भी परमानेंटली ध्यान रखना। अब इसका सिर्फ देखिए, किसी भी वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म ही याद करना होता है, क्योंकि चौथा फॉर्म तो ing लग के बनता है और पांचवा फॉर्म एस या ईएस लग के बनता है। तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि पांचवा फॉर्म लिखने में हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। तो सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेकंड फॉर्म जो होता है वो डिड होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो डन होता है। तो अभी हमने सिर्फ डू के फॉर्म किए हैं। तो डू का जो पहला फॉर्म है वो डू है, सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, फोर्थ फॉर्म डूइंग है, पांचवा फॉर्म डज है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं।
ये जो मैं बात बता रहा हूं ये सभी वर्ब्स के लिए है, सभी प्राइमरी वर्ब्स के लिए नहीं। इंग्लिश की सभी वर्ब्स के लिए, इंग्लिश की सभी वर्ब्स के लिए कुछ कॉमन नियम हैं, ये नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इंग्लिश की सभी वर्ब्स के लिए कुछ कॉमन नियम हैं, वो नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए उन नियमों पर जरूर ध्यान देना है। जैसे ये कि वर्ब्स के सामान्यतः 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, 5 फॉर्म्स होते हैं। अब ध्यान से समझिए, V1 हमने बता दिया, एक V2 होता है, एक V3 होता है, एक V4 होता है और एक V5 होता है। ध्यान से समझने का काम करें। सबसे पहली बात जो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, वो ये है कि जो तीसरा और जो चौथा फॉर्म है, कोई भी वर्ब हो, दुनिया की कोई भी वर्ब हो, तीसरा और चौथा फॉर्म, वर्ब का तीसरा, थर्ड फॉर्म व फोर्थ फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकता। हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकता किसी भी वर्ब का, किसी भी वर्ब का तीसरा या चौथा फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, सवाल ये है। देखिए मित्र, जो तीसरा फॉर्म होता है वो कहता है मुझे अपने से पहले एक अन्य वर्ब जरूर चाहिए, एक अन्य वर्ब जरूर चाहिए। वर्ब के तीसरे फॉर्म को एक अन्य वर्ब जरूर चाहिए होती है। अब यदि उसके पहले एक अन्य वर्ब है, तो मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाया था, सब्जेक्ट प्लस एक शब्द में वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, 2 शब्दों में वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, 3 शब्दों में वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, 4 शब्दों में वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। 4 हो गए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जब एक ही शब्द में वर्ब हो किसी वाक्य में तो उसे मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले समझाया है बहुत बारीकी से। जब 2 शब्दों में वर्ब है तो मेन, देखिए एक ही क्लोज है, उसमें 2 शब्दों में वर्ब है, तो वो मेन वर्ब एक ही है और मेन वर्ब होती है लास्ट वाली। जब एक ही क्लोज में 3 शब्दों में वर्ब आए तो भी लास्ट वाली मेन वर्ब है। जब एक ही क्लोज में 4 शब्दों में वर्ब आए तो भी लास्ट वाली मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब तो एक ही रहेगी एक क्लोज में। तो फिर बाकी क्या हुई, पहली हो जाती है हेल्पिंग, पहली हो जाती है हेल्पिंग, और जो बीच की हो जाती है उसे बोल देते हैं सपोर्टिंग। उसे क्या बोल देते हैं, सपोर्टिंग बोल देते हैं। तो ये फ्रेम आपको ध्यान रखना है। अब जो थर्ड फॉर्म है वो कहता है कि मुझे अपने से पहले एक अन्य वर्ब चाहिए, तो यानी कि थर्ड फॉर्म यहाँ तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। तो सोच के देखो, थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसको अपने से पहले एक वर्ब चाहिए। तो अपने से पहले एक वर्ब चाहिए तो ये हेल्पिंग नहीं बन सकता, ना थर्ड फॉर्म और ना फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को भी अपने से पहले एक अन्य वर्ब चाहिए और थर्ड फॉर्म को भी अपने से पहले एक अन्य वर्ब चाहिए। तो किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता। इस बात को आप ध्यान रखिए।
किसी का भी नहीं बन सकता, ना डू का, ना बी का, ना हैव का, ठीक है। और मॉडल्स में क्या होता है, जैसे कैन है तो कैन का सेकंड फॉर्म होता है कुड, लेकिन इसके थर्ड होते ही नहीं है, थर्ड फोर्थ इसके बनते ही नहीं है, ठीक है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इसके बनते ही नहीं है मॉडल के, ठीक है। मॉडल्स में ये अच्छी बात है, लेकिन प्राइमरी वर्ब के तो पांचों फॉर्म बनेंगे, तो इसलिए समझना जरूरी है कि किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता, तो प्राइमरी वर्ब का भी थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा। इसके साथ एक बात और जान लो, वर्ब का सेकंड फॉर्म और पांचवा फॉर्म, इनका भी एक गुण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका क्या गुण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दें कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ऐसा वर्ब है जो अपने से पहले कोई वर्ब नहीं लेगा। ध्यान दे लेना इस बात को। मतलब ये कि वर्ब का जो दूसरा फॉर्म है और पांचवा फॉर्म है, कोई भी वर्ब हो दुनिया की, दूसरा फॉर्म और पांचवा फॉर्म, ये अपने से पहले कोई वर्ब नहीं लेते। अपने से पहले कोई वर्ब नहीं लेते, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि इसके पहले कोई वर्ब नहीं है, यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि इसके पहले कोई वर्ब नहीं है, यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि इसके पहले कोई वर्ब नहीं है, यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि इसके पहले कोई वर्ब नहीं है। लेकिन यहां पर लिखना चाहें, यहां पर लिखना चाहें, यहां पर लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। यानी कि जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कभी हेल्पिंग नहीं बन सकता, इसी तरह वर्ब का दूसरा और पांचवा फॉर्म, देखो भैया, मेन भी बन सकता है क्योंकि एक ही शब्द में वर्ब है तो वही आ जाए सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, और दो शब्दों में है तो इनके पहले कोई वर्ब नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये पहले नंबर पे तो आ ही सकते हैं, तो ये हेल्पिंग भी बन सकते हैं और मेन भी बन सकते हैं, लेकिन ये कभी सपोर्टिंग वर्ब नहीं बन सकते। ये कभी सपोर्टिंग वर्ब नहीं बन सकते। किसी भी वर्ब का दूसरा और पांचवा फॉर्म, कुल मिला के ये समझ लो, दूसरा और पांचवा फॉर्म अपने से पहले कोई वर्ब नहीं ले सकता। ये समझ लो कि दूसरा और पांचवा फॉर्म अपने से पहले कोई वर्ब नहीं लेगा, और तीसरा और चौथा फॉर्म अपने से पहले एक अन्य वर्ब जरूर लेगा। ये दोनों बातें आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। ये सबके लिए हैं, सारी वर्ब्स के लिए। अब आपने कहा सर V1 का क्या फंडा है? देखिए, V1 अपने से पहले वर्ब ले भी सकता है और ना ले, ऐसा भी हो सकता है। मतलब V1 को इन पैटर्न से नहीं पढ़ना है। किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म अपने से पहले एक अन्य वर्ब जरूर लेंगे। किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म अपने से पहले कोई भी अन्य वर्ब नहीं लेंगे। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारी प्राइमरी वर्ब पे, डू पे। देखिए, हमारे दिमाग में क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम ये कर लें कि डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ये पांच फॉर्म हमारे डू के होते हैं, प्राइमरी वर्ब के, ठीक है। हम प्राइमरी वर्ब पढ़ रहे हैं। सबसे पहली तो एक गलतफहमी दिमाग से निकालिए। हमने बचपन से एक चीज पढ़ी है, डू, डज, डिड, इनको एक साथ लिखा देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखा इनको साथ? देखो, हमने थर्ड फॉर्म छोड़ दिया और हमने फोर्थ फॉर्म छोड़ दिया, क्योंकि अभी अभी हमने कहा था थर्ड फॉर्म को अपने से पहले एक वर्ब चाहिए, फोर्थ फॉर्म को अपने से पहले एक वर्ब चाहिए।
तो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ये तो कभी हेल्पिंग बन ही नहीं सकते, तो इसलिए हमने V1 ले लिया, V2 ले लिया और V5 ले लिया, क्योंकि ये तो हेल्पिंग बन ही नहीं सकते ये दोनों तो। ठीक है, तो हमने बचपन में पढ़ा कि डू डज डिड। सबसे पहली बात जान लीजिए, डू डज डिड के प्रति आपके दिमाग में एक चीज बहुत जबरदस्त तरीके से फिट हो रखी है, और वो क्या है? वो ये है कि जो डू डज डिड हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है। आप सही भी हैं और आप गलत भी हैं। देखिए, डू डज डिड केवल हेल्पिंग का ही काम करता है ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सी बात दिमाग में फिट कर लीजिए। यदि सब्जेक्ट है, एक ही शब्द में वर्ब है, तो भैया इस वर्ब का नाम मेन वर्ब होगा, चाहे फिर वो दुनिया की कोई सी भी वर्ब क्यों ना हो। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ही डज हिज ड्यूटी। मैंने कहा आई डिड माई टास्क केयरफुली। आई डिड माई टास्क केयरफुली। और तीसरा मैंने कहा दे डू इट डेलीब्रेटली। डेलीब्रेटली होता है जानबूझकर करना, जान बूझकर करना। दे डू इट डेलिबरेटली। ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं। इन सभी वाक्यों में यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है, ये एक शब्द में वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये एक शब्द में वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, ये एक शब्द में वर्ब है। तो मेरे मित्र ये मेन वर्ब है, इसको घबराइए मत। एक शब्द में वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। समझ में आई बात? एक शब्द में वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, यदि एक शब्द में वर्ब है और वो मेन वर्ब है, और यदि वो V1 लिखा हुआ है या V1 प्लस S या ES, जिसे पांचवा फॉर्म भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है, एक ही शब्द में वर्ब है और V1 या V1 प्लस S या ES लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल सिंपल बात है। एक शब्द में वर्ब है और यदि वो V1 या V1 प्लस S या ES है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह यदि एक शब्द में वर्ब है तो वो मेन वर्ब तो है ही, और यदि ये एक शब्द जो है, यदि ये V2 लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बच्चों ध्यान देना, वर्ब एक शब्द में है तो टेंस इंडेफिनिट है। परमानेंट दिमाग में बैठा लो। सब्जेक्ट है, एक शब्द में वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ये मेन वर्ब है। एक शब्द में वर्ब, एक शब्द में वर्ब, तो बेटा ध्यान देना, जो टेंस है वो सिर्फ इंडेफिनिट हो सकता है और कोई सा नहीं। और इंडेफिनिट में भी क्या? यदि वो V1 या V1 प्लस S या ES है तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, और यदि वो V2 है तो वो पास्ट का इंडेफिनेट है। ये बात परमानेंट ध्यान दे लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिमाग में उल्टी सीधी चीज नहीं आनी चाहिए। यहां पर बहुत सिंपल है। तो देखिए, आप जिनको आज तक
आप जिनको आज तक ज्यादातर हेल्पिंग के रूप में देखते आए हैं, आज जब उनको मेन के रूप में देखेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए ऐसा आएगा कि यार ये क्या गड़बड़ है यार, इसको कैसे ठीक करें। कुछ नहीं है, मॉडल्स तो एक ऐसी वर्ब है जो सिर्फ हेल्पिंग का काम करेंगे। मॉडल्स के अलावा कोई भी वर्ब हो, देखो बच्चों, ये कहानी अभी सिर्फ डू डज डिड के साथ घटित नहीं हो रही है। आपने इज एम आर और वोज वर, इनको भी ज्यादातर हेल्पिंग के रूप में देखा है। उसमें भी ध्यान रखो, यदि एक शब्द में वर्ब आया इज एम आर वोज वर, तो वो भी इंडेफिनेटिव टेंस है, वो भी मेन वर्ब ही है। एक शब्द में वर्ब आया तो सवाल ये है कि सर ये कैसे हो रहा है। ये ऐसे हो रहा है कि नया गलत कुछ नहीं हो रहा, गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने एक लाइन अधूरी पढ़ रखी थी। आपने ये पढ़ रखा था डू डज डिड हेल्पिंग का काम करते हैं, इज एम आर वोज वर हेल्पिंग का काम करते हैं, हैज हैव हैड हेल्पिंग का करते हैं। ये लाइन आपकी गलत नहीं है, सही है, वो हेल्पिंग का काम करते हैं, लेकिन तब जब उनके बाद एक अन्य वर्ब दी गई हो, तब जब उनके बाद एक अन्य वर्ब लिखी हुई हो तब वो हेल्पिंग का काम करते हैं। लेकिन यदि वो अकेले लिखे हुए हैं तो वो मेन का काम भी करते हैं। ये लाइन आपने बचपन में पढ़ी नहीं थी, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो हेल्पिंग पढ़ा था, ये मेन कैसे हो गया। नहीं, हमने अधूरा पढ़ा था पहले, ठीक है। आपको जो भी क्लासेस में पढ़ाया गया वो पूर्ण नहीं था, तो इसलिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि कोई भी जो हमारी जो ये पैटर्न है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक शब्द में वर्ब आई, फिर चाहे वो डू डज डिड हो, चाहे वो इज एम आर वोजवर हो, चाहे वो हैज हैव हैड हो, अभी भी जब हम पढ़ेंगे तो इनका जो मेन वर्ब का यूज है वो बहुत कम है। इनके जो क्वेश्चन आएंगे वो हेल्पिंग वर्ब के बेस पे ही ज्यादा आएंगे, लेकिन बीच बीच में इनको मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करके दे देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें इस चीज पर दिमाग लगाना है और कब नहीं लगाना, क्योंकि जब ये मेन वर्ब है तब हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब है तब हमें काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान देना, पहली चीज, जब एक शब्द में वर्ब है तो वो टेंस इंडेफिनेट है। यदि वो V1 या V1 प्लस एस या एस है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और यदि वो V2 है तो वो पास्ट इंडेफिनेट है। तो दूसरी चीज हमने यहां पर बताया कि ये एक शब्द में वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, तो इसको देख के घबराना नहीं। कोई भी प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब का काम कर सकती है, यदि वो अकेले शब्द है तो कोई तनाव नहीं है, उसको हेल्पिंग नहीं बोलना है, ठीक है। अब हमने देखा क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब ली, SEIS वाली। दे प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमने V1 ली क्योंकि V1 प्लूरल होती है। और जब V2 लिखना हो तो सब्जेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि V2 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वैसी रहती है और प्लूरल के साथ भी वैसी रहती है। यानी कि V2 का नेचर सिंगुलर और प्लूरल दोनों का है, ये कह लो, या फिर न्यूट्रल वर्ब है ये कह लो, दोनों में से कोई सी भी बात कह सकते हैं। तो डू डज डिड मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं, ठीक है, एज आ मेन वर्ब भी आ सकते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। तो आपने कहा सर हमें तो इनके हेल्पिंग के बारे में जानना है, बिल्कुल जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाइटली मत लीजिए, ये बहुत कुछ सिखाएगा। डू डज और डिड मेन वर्ब बन सकते हैं, हमने अभी देखा। ये हेल्पिंग का काम भी करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं, हेल्पिंग का काम भी कर सकते हैं। लेकिन भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप डू डज डिड को ये सोचते हैं कि आपको इसके बारे में पूरी तरह पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं डू डज डिड में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है,
ध्यान से समझिए। दरअसल कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो किसी ने, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं। देखिए, इंग्लिश में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये समझना पड़ेगा आप डू डज डिड के लिए। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि भैया जो मेरी हेल्पिंग वर्ब हैं, मेरी हेल्पिंग वर्ब वो डू और डज हैं। ये भी ध्यान रखना है, जो डू डज हैं वो किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि मेरी हेल्पिंग वर्ब डिड है, मेरी हेल्पिंग वर्ब डिड है। देखिए, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कह रहा है कि मेरी हेल्पिंग वर्ब डू डज है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह रहा है मेरी हेल्पिंग वर्ब डिड है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखनी है कि नहीं लिखनी, अब सवाल ये है। ये डू डज डिड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब हम, ठीक है, ये हमने जान लिया कि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट इंडेफिनिट की डिड है। अब हम जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि भैया देखो, यदि मेरा पॉजिटिव वाक्य लिख रहे हो, कैसा वाक्य? पॉजिटिव वाक्य, तो शुरू में लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो V1 या V1 प्लस S या ES में एक ही शब्द में वर्ब लिखो और वो मेन वर्ब होगी, और फिर लिख दो ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कह रहा है यदि पॉजिटिव वाक्य लिखना है ना, पॉजिटिव वाक्य, तो सिर्फ सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब लिखो और ऑब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग मत लिखो। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट भी कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि पॉजिटिव वाक्य लिख रहे हो तो सब्जेक्ट लिखो, V2 लिखो और ऑब्जेक्ट लिखो, और ये V2 आपकी मेन वर्ब रहेगी। ये V2 आपकी मेन वर्ब रहेगी। क्या रहेगी? मेन वर्ब। अब ध्यान से समझना, एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे उसने कहा शी प्लेस क्रिकेट एवरी डे। पॉजिटिव वाक्य है, एक ही शब्द में वर्ब लिख दी डायरेक्ट, SEIS। दे कंप्लीट देयर टास्क रेगुलरली। देखिए, एक ही शब्द में वर्ब लिखी, पॉजिटिव वाक्य लिखना है ना, तो पॉजिटिव वाक्य लिखना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि आपका वाक्य पॉजिटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह दे चीटेड द गर्ल्स, दे चीटेड द गर्ल्स, ये क्या है? एक ही शब्द में वर्ब है, पॉजिटिव वाक्य है, स्ट्रक्चर में पॉजिटिव, सेंस में पॉजिटिव नहीं। दे चीटेड द गर्ल्स, तो ये V2 है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब डू डज डिड को आप हेल्पिंग के रूप में देख रहे हैं तो आपको एक चीज समझनी है कि डूड और डज ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग है, और जो डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग है। लेकिन
जब आप प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव वाक्य लिख रहे हैं तब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है, नहीं लिखनी है, नहीं लिखनी है। और इससे आपके आने वाले समय में क्वेश्चंस आएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव स्ट्रक्चर को लिखते हुए उसने डू डज डिड का हेल्पिंग के रूप में प्रयोग कर रखा होगा, जो कि गलत होगा। तो ध्यान से समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में पॉजिटिव वाक्य लिखते वक्त हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो आपने कहा सर कब कर सकते हैं, अभी आते हैं। देखिए, अब मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं एक एक पॉइंट वाइज कहानी। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं और आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। इसका जब पॉजिटिव वाक्य लिखते हैं तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हेल्पिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इसका नेगेटिव लिखेंगे, दुनिया में किसी का भी नेगेटिव लिखना हो वाक्य में एक नोट लगाना पड़ता है, और नोट ये कहता है कि मेरा प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा कुछ एक परिस्थितियों को छोड़ के। तो नोट के लिए हेल्पिंग लिखनी पड़ेगी और फिर मेन लिखनी पड़ेगी और फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है, सब्जेक्ट है, V2 है और ऑब्जेक्ट है, ये तो पॉजिटिव की स्थिति है। लेकिन नेगेटिव लिखने के लिए, दुनिया का कोई भी वाक्य नेगेटिव लिखना है तो नोट लगाना पड़ेगा, और नोट के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी आपकी मेन वर्ब है वो लिखनी पड़ेगी और ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब ध्यान से समझो, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट को नेगेटिव लिखना हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग होगा, और जब पास्ट इंडेफिनेट को नेगेटिव लिखना हो तो डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। ठीक है। अब डू या डज सब्जेक्ट पे निर्भर है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा। बड़ा सिंपल है। अब एक बात सुनना ध्यान से, हुआ क्या है कि ये जो नोट है ये तो बीच में घुसा है, और ये जो मेन वर्ब है ये यहां पर चला गया है। ध्यान से समझना, हुआ क्या है, ये नोट बीच में आ गया है, ये मेन वर्ब यहां चला गया है, और ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। ये जो है ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। ये समझना क्यों जरूरी है। देखिए, जैसे मैंने कहा आई प्लेड अ मैच लास्ट नाइट, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी बात और समझा देता हूं। इंग्लिश की कहानी को समझ के चलिए। यदि एक शब्द में वर्ब है तो नियम कैसे चलेगा, ये मेन वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली वर्ब पर डालेगा, बस एक ही है। दो हैं, एक दो। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये हेल्पिंग है और ये मेन। लेकिन बच्चे ये भी ध्यान रखना, सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली वर्ब पर डालेगा, और दूसरे नंबर पर क्या लिखना है ये पहली को तय करने का अधिकार होता है। इसी तरह बच्चों, यदि तीन शब्दों में वर्ब है तो बच्चों ध्यान देना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सपोर्टिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना, सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली पर डालेगा, दूसरे नंबर पर क्या लिखना है ये पहले वाली बताएगी,
और तीसरे नंबर पर क्या लिखना है ये दूसरे वाली बताएगी। इसी तरह सब्जेक्ट है, 4 शब्दों में वर्ब है, और ये हेल्पिंग है, ये सपोर्टिंग है, ये सपोर्टिंग है, और ये मेन है। तो बच्चों फंडा फिक्स है, सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली वर्ब पर डालेगा, दूसरे पर क्या लिखना है ये पहले वाली बताएगी, तीसरे पर क्या लिखना है ये दूसरे वाली बताएगी, और चौथे पे क्या लिखना है ये तीसरे वाली बताएगी। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो पहली वर्ब है और ये दूसरी है, ये पहली वर्ब है और ये दूसरी है, तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा ये पहले नंबर की वर्ब बताएगी। और अब ध्यान से सुनना, इंग्लिश में यदि डू, डज और डिड पॉजिटिव है तो ये हेल्पिंग बन ही नहीं सकते। नोट आ गया तो ये हेल्पिंग बन गए। अब नोट एडवर्ब होता है, इसको वर्ब मत मान लेना। अब इसके बाद जो मेन वर्ब है तो बच्चों वो फिक्स है, डू हो या डज हो या डिड हो, ये जो मेन वर्ब है ये V1 में आती है, परमानेंट V1 में। मतलब डिड के बाद भी V1 में आएगी। आप ये मत सोचना ये V2 है तो यहां V2 में आएगी ना। डू डज डिड के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, जैसे मॉडल्स के बाद आने वाली सारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती हैं। सारी नहीं, मतलब मॉडल, सभी मॉडल्स के बाद आने वाली जो पहली वर्ब होती है वो V1 में आती है। ऐसे ही डू डज डिड के बाद आने वाली वर्ब भी V1 में आएगी। तो अब मान लो इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए करना क्या है, हमें एक तो नोट लिखना है। अब ये क्योंकि V2 है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगा देंगे, लेकिन अब डिड के बाद प्लेड नहीं लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। तो हमने क्या किया सुनो, इस प्लेड का बना दिया प्ले, नोट हो गया नेगेटिव की वजह से, और ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया, इसको भूल मत जाना, ठीक है। तो आई डिड नॉट प्ले अ मैच लास्ट नाइट। तो देखो कितना इजीली नेगेटिव बन गया, इसका कितना इजीली नेगेटिव बन गया। तो ऐसे ही नेगेटिव बनाने पड़ेंगे हमें। अब एक तो ये हो गया कि नेगेटिव बनाने के लिए ध्यान से समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य यदि आप पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आप हेल्पिंग के रूप में डू डज डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन नेगेटिव लिख रहे हैं तो वही डू डज डिड का प्रयोग आपको हेल्पिंग के रूप में करना होगा। और डू डज डिड के बाद जब आप दोबारा से मेन वर्ब लिख रहे हैं तो फिर वो V1 में आएगी, वो V1 प्लस SEIS या V2 में बिल्कुल भी यूज नहीं होगी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और अब एक फेज और करते हैं इन्हीं का। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है क्या करेगा, देखिए यदि पॉजिटिव वाक्य लिख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको अभी, पॉजिटिव वाक्य लिख रहे हो तो सब्जेक्ट आएगा, एक V1 या V1 प्लस S या ES में एक शब्द में वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब नेगेटिव लिख रहे हो तो नेगेटिव लिख रहे हो तो बाबा डू या डज हेल्पिंग आएगी, फिर नोट आएगा और फिर पक्का V1 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन एक चीज और समझो बच्चों, एक प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है, यानी कि इंटरोगेटिव। और कोई भी वाक्य इंटरोगेटिव कैसे बनता है, सीधे शब्दों में कहूं तो जो सब्जेक्ट होता है ना उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। यानी कि यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट के इस भाग को प्रश्नवाचक बनाएंगे तो भी हेल्पिंग की जरूरत पड़ेगी। प्रश्नवाचक बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग लिख दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दो, तो हेल्पिंग वर्ब चली गई सब्जेक्ट के पहले। अब नोट नहीं लिखना है क्योंकि हम पॉजिटिव का प्रश्नवाचक बना रहे हैं, नेगेटिव का बना रहे होते तो या नोट भी लिख देते। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर निकालना है। यदि नेगेटिव भी है और प्रश्नवाचक भी है
तो नोट को बाहर मत निकालना, हेल्पिंग वर्ब को निकाल लो। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, पहले मैं इसका बना रहा हूं प्रश्नवाचक पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव का भी बना के दिखाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू डज। फिर यहां पर क्या आएगा V1, क्या आएगा V1, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और यहां पर आ जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने कहा शी प्लेज क्रिकेट, इसका प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या करेंगे, देखो हेल्पिंग आएगी पहले तो डू या डज लिख ले, फिर क्या लिख ले शी, फिर क्या लिखेंगे V1 क्योंकि इसके बाद V1 आएगी, प्ले क्रिकेट। अब बच्चों ध्यान से समझना, सब्जेक्ट के लिए पहली वर्ब आती है, पहली, और पहली वर्ब भैया ये सब्जेक्ट है ना, तो पहली ये नहीं है, पहली ये है, तो ये सब्जेक्ट के लिए आएगी। अब सी सिंगुलर है तो डू नहीं आएगा, डज आ जाएगा। तो वो सिंगुलर प्लूरल प्रश्नवाचक में इधर देखना होता है, इधर मत देखने लग जाना, इधर मत प्लेस कर देना, संकट हो जाएगा। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इस नेगेटिव वाले का प्रश्नवाचक बनाना है तो देखो कैसे बनेगा, दो तरीके होते हैं। पहला, नेगेटिव वाले का बनाना है तो नेगेटिव प्रश्नवाचक वही है, या तो आप क्या करो डू डज को निकाल लो इधर, प्लस सब्जेक्ट लिख दो, नोट को इधर मत लो, नोट को इधर लो, और फिर क्या आ जाएगा V1, क्योंकि डू डज डिड हेल्पिंग है तो V1 तो आना बनेगा। यदि डू डज डिड हेल्पिंग है तो V1 तो आएगा पीछे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि यदि आप नोट को भी बाहर निकालना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते, ध्यान से सुनना, डू डज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नहीं कर सकते आप, ये गलत है, ये गलत है। तो हमने कहा सही कैसे करें इसको, ध्यान से सुनना। यदि नेगेटिव भी और प्रश्नवाचक भी, तो प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले 100% आएगी। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यदि नोट को भी बाहर निकालना है तो इसको कैसे ठीक करेंगे आप, इसको ना इसके अंदर मिला दो, डू का हो जाता है डोंट और डज का हो जाता है डजंट, ऐसे लिखना सही है। मतलब यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नोट को बाहर निकाल रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर जोड़ के नोट को लिखना, और यदि जोड़ के नहीं लिखना चाहते तो फिर सब्जेक्ट के पीछे लिखना। तो ये बता रहा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ डिड आ जाएगा, यहाँ डिड आ जाएगा, यहाँ V1 आ जाएगा। तो ये हमारी कहानी है इसके स्ट्रक्चर की, कि जो डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है ना, वो या तो नेगेटिव में होगा या प्रश्नवाचक में होगा, वो पॉजिटिव में नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, हार्ड वाले क्वेश्चन। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आपको नेगेटिव भी बनाना और इंटेरोगेटिव भी। मैंने कहा आई वॉन द टूर्नामेंट, आई वॉन द टूर्नामेंट। दूसरा क्वेश्चन, शी राइट्स अ लेटर टू अवर प्राइम मिनिस्टर एवरी वीक। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया, दे रन 10 किलोमीटर्स डेली, दे रन 10 किलोमीटर्स डेली। ये 3 वाक्य मैंने लिखे। देखिए मैं चौथा जो वाक्य लिख रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा शी डज माई वर्क, आई डू माई ड्यूटी, दे डिड इट केयरफुली।
देखिए पहले आप इनके बनाइए, इनके बनाएंगे तो आप सहज रहेंगे, इनके बनाएंगे तो आप को सरल लगेगा। क्या है, देखिए ये क्या है, वोन, तो आपको वर्ब का फॉर्म पता होना चाहिए, विन वोन वोन। तो ये V2 है और ये V3। अब कैसे पता चलेगा V2 है V3? हमने ही बताया था ना, V3 के पहले तो एक और वर्ब मिलेगी, तो यहाँ तो वर्ब नहीं है, V2 के पहले कोई वर्ब नहीं आती, तो ये V2 है। तो ये V2 है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम डिड करेगी, तो आंसर हो जाएगा आई डिड नॉट, और डिड आ गया तो अब विन आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई डिड नॉट विन द टूर्नामेंट, ये हो गया नेगेटिव। और प्रश्नवाचक बनाना हो तो डिड आई विन द टूर्नामेंट। कितना सिंपल है, प्रश्नवाचक लगाना लास्ट में यदि हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले लिख रहे हो तो। फिर इसका बनाना है तो नेगेटिव बनाना है, तो शी राइट्स है ना, तो डज आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा और राइट्स का हो जाएगा राइट। शी डज नॉट राइट अ लेटर टू अवर PM एवरी वीक। अब इसी का बनाना है हमें प्रश्नवाचक, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, डज लिख देंगे पहले, डज शी राइट अ लेटर, आगे सेम टू सेम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहां तक तो ठीक है कहानी, कोई मुश्किलात नहीं आ रही है आपको। ये रन है, रन रैन रन होता है, तो ये V1 है, तो नेगेटिव बनाना है, दे डू नॉट, डू क्यों लिया, क्योंकि प्लूरल है, ठीक है, दे डू नॉट रन, रन क्यों लिया दोबारा, क्योंकि V1 लिखना है, दे डू नॉट रन 10 किलोमीटर्स डेली। और प्रश्नवाचक बनाना है तो हेल्पिंग पहले लिख दो, डू दे रन 10 किलोमीटर्स डेली। अभी हम इसमें प्रश्नवाचक में नोट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हम इसका प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है। अब सवाल आता है, इनको देख के घबरा जाएंगे, बस बेवजह ही घबरा जाएंगे, इनको देख के घबराना नहीं है, वही सहजता, वही सरलता, वही सद्भावना रखनी है, इनको देख के डरना नहीं है, ठीक है। क्या सहजता क्या सरलता रखनी है, देखिए बिल्कुल सिंपल। यहां पर जैसे मेन वर्ब रन था, वैसे ही मेन वर्ब डज है बच्चों, वैसे ही मेन वर्ब डू है, वैसे ही मेन वर्ब डिड है, घबराना नहीं है। हम इस रन का क्या करते थे, इस रन को V1 में लिखते थे, इस राइट को V1 में लिखते थे, इस वोन को V1 में लिखते थे, तो इसको V1 में लिख लो, ठीक है, तो डू लिख लिया, इसको V1 में लिखा तो डू लिख लिया, इसको V1 में लिखा तो डू लिख लिया। नेगेटिव बनाना है ना, तो देखो इस रन को V1 में लिख के उसके पहले हेल्पिंग वर्ब उसके पहले नोट लिखते थे, इस राइट को V1 में लिख के इसके पहले नोट लिखते थे, इस वोन को विन लिख के इसके पहले V1 लिखते थे, तो नोट लिखते थे। तो नेगेटिव बनाना है तो इनको मेन वर्ब में लिख के इसके पहले नोट लिख लो, लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, घबराना नहीं है। अब समझो, अब हम ये देखते थे यहां पर कि ये V1 है तो डू लिख लो, V1 प्लस एस या ES है तो डज लिख लो, और V2 है तो डिड लिख लो। तो ये V1 प्लस एस या ES है तो डज लिख लो, ये V1 है तो डू लिख लो, ये V2 है तो डिड लिख लो। अब वाक्य लिखो, फिर आगे सब वही है, शी डज नॉट डू माई वर्क, शी डज नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई ड्यूटी, दे डिड नॉट डू इट केयरफुली। अब आप सोचेंगे यार ये क्या हो गया, वही हेल्पिंग वही मेन, वही हेल्पिंग वही मेन, वही हेल्पिंग वही मेन। नहीं बच्चों, ये अलग अलग चीजें हैं, समझो। यहां पर ये मेन वर्ब थी, यहां पर ये मेन वर्ब थी। मेन वर्ब क्या हो रहा है नेगेटिव में, पीछे जाके V1 में लिखी जा रही है, लिखी गई। अब ये तो पीछे चली गई है मेन वर्ब बन के, जैसे यहां से जा रही थी, और ये जो डू डज डिड है ये हमने अपनी तरफ से दिया है। ये वाला डू डज डिड हमने यहां नहीं लिखा, वो संयोग है कि सेम चीज निकल के आई।
वो संयोग है कि सेम चीज निकल के आई, लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये वाला डज नहीं है। ये वाला डज तो यहां डू हो गया है, ये वाला डू तो यहां डू हो गया है, ये वाला डिड तो यहां डू हो गया है। ये तो जैसे हम यहां V2 को देखकर डिड लिखते थे, ऐसे ही हमने यहां पर V2 को देखकर डिड लिखा है। जैसे हम यहां पर V1 को देखकर डू लिख रहे थे, तो ऐसे ही यहां पर हमने V1 को देख के ये डू लिखा है। जैसे हम यहां SEIS को देख के डज लिख रहे थे, तो ऐसे ही हमने यहां SEIS को देख के यहां डज लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सेम प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में क्या है, वही हेल्पिंग वर्ब आएगी। डज शी डू माई वर्क, कुछ भी नहीं है, पीछे तो डू ही रहेगा। बस ये जो डज है ये आगे चला जाएगा, नोट हटा देंगे। तो इस तरीके से बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी। किस प्रकार से किस स्ट्रक्चर को नेगेटिव लिख, भाई सिंपल सी बात सुन लो, यदि कोई वाक्य नेगेटिव लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक लिखा हुआ, वो बिना हेल्पिंग के नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, यदि पॉजिटिव लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य पॉजिटिव में बिना हेल्पिंग के आ सकते हैं, और किसी टेंस में पॉजिटिव के भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकते। ये चर्चा हमारी निरंतर जारी रहेगी। तो डू डज डिड के ऊपर ये एक बेसिक फंडामेंटल की क्लास यहां तक आपकी क्लियर हुई। अगली क्लास भी डू डज डिड पे ही होगी, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, यदि आपका ये वाला सेशन अच्छे से कवर नहीं होगा तो अगले सेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डू डज डिड से होनी है वो आपकी कवर नहीं हो पाएगी। अगला भाग, कल का भाग भी इसी पर समर्पित रहेगा, और डू डज डिड के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत अल्टीमेट लेवल की चीजें डू डज डिड की आप कवर करेंगे इससे अगले भाग में। तो ये प्राइमरी वर्ब का पहला भाग आपको कैसा लगा, आप कमेंट के जरिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने का कष्ट करें आप, ठीक है। फुल डेडिकेशन, फुल ताकत हमने लगा दी है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।